नमस्कार दोस्तों, यह इस कहानी का तीसरा भाग है। अभी तक आपने इस कहानी का पहला और दूसरा भाग नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख ले। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पाखी को सोते हुए देखकर रुद्रांश न जाने किन ख्यालों में खो जाता है। क्या था दोनों के बीच? ऐसा कौन सा बंधन था जो दोनों को जोड़ रहा था? ऐसा कौन सा रूहानी एहसास था जिसमें जिस्म भले ही जुदा थे पर रूह के तार एक दूसरे से जुड़े थे? भविष्य ने न जाने दोनों के लिए क्या रच रखा था, ये तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता था। सुबह का समय। पाखी उठो बच्चा, नहीं तो फिर देर हो जाएगी और फिर समय से भी तो निकलना है। गायत्री जी पाखी को उठाते हुए कहती हैं, माँ प्लीज हमें थोड़ा सा और सोने दीजिए न। और हम तो कहते हैं कि आप भी हमारे साथ सो लीजिए। पाखी गायत्री जी से कहती है, नटखट शैतान, चलो उठो। अरे डॉट रुद्रांश, तुम तो तैयार भी हो गए। गायत्री जी रुद्रांश को देखते हुए कहती हैं, क्या दोस्त, आप तैयार हो गए? पाखी एकदम से उठकर कहती है और सीधे उठकर बाथरूम में चली जाती है। ये देखकर रुद्रांश को हंसी आ जाती है। सारा सामान रख लिया न? कुछ छूटा तो नहीं? अरे रे पाखी, ये तुम्हारा बैग देखो, यहीं रह जाता। पूरा का पूरा नाश्ते से भरा बैग तुम यहीं छोड़े जा रही थी। रुद्रांश, चल बेटा ये बैग गाड़ी में रख दें। कहते कहते नानी की आंख से आंसू गिरने लगते हैं। ओ हो नानी, तभी तो कह रहा हूं कि आप भी चलो ना हमारे साथ। रुद्रांश कहता है, नानी अगर आप ऐसे रोओगी तो हम कैसे जा पाएंगे? पाखी नानी के आंसू पोंछते हुए कहती है। पाखी को नानी अपने गले से लगा लेती है। आज पाखी को छोड़ने मिस्टर सिंघानिया भी जा रहे थे। त्रिन त्रिन मिस्टर सिंघानिया का फोन बजता है। फोन सुनकर मिस्टर सिंघानिया के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। किसका फोन है? नानी पूछती हैं। माँ, वो मुझे अर्जेंट मीटिंग के लिए मुंबई जाना होगा। सॉरी पाखी बेटा, मैं नहीं जा पाऊंगा तुम्हारे साथ। मिस्टर सिंघानिया कहते हैं, कोई बात नहीं पा, लेकिन आप हमसे मिलने जरूर आएंगे। प्रॉमिस कीजिए। पाखी कहती है, ओके प्रॉमिस। और मिस्टर सिंघानिया पाखी को प्यार करते हैं। थोड़ी देर बाद रुद्रांश, पाखी और गायत्री देवी देहरादून के लिए निकल जाते हैं। खाली घर इंसान को काटने दौड़ता है। नानी को भी इस समय ऐसा ही लग रहा था। नहीं तो हर समय पाखी और रुद्रांश की आवाजों से ये घर गुलजार रहता था। देहरादून में हॉस्टल में पाखी का सारा सामान उसके रूम में रखवा दिया जाता है और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी जाती है। और प्रिंसिपल भी पहचान के थे तो ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं थी। अब रुद्रांश और गायत्री जी के जाने का समय भी हो रहा था। डोंट वरी गायत्री भाभी, आप चिंता मत कीजिए। पाखी जैसे आपकी बेटी है वैसे मेरी भी बेटी है। आप निश्चिंत होकर जाइए। प्रिंसिपल गायत्री जी से कहते हैं। अच्छा पाखी बच्चा, अब हम चलते हैं। गायत्री जी अपने आंसुओं को बहुत मुश्किल से रोके हुए कहती हैं। जी माँ, पाखी कहती है और गायत्री जी के गले लग जाती हैं और जोर जोर से रोने लगती हैं। पाखी को रोता देखकर गायत्री जी भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं और दोनों रोने लगते हैं। चुप चुप बच्चा, बस बस, अब नहीं रोते हैं।
गायत्री जी पाखी को चुप करते हुए कहती हैं। पाखी भले ही गायत्री जी की बेटी न हो पर प्यार वो उसे रुद्रांश से भी ज्यादा करती हैं। तभी फोन बजता है और गायत्री जी फोन पर बात करने लगती हैं। दोस्त आप भूल मत जाना मुझे। अच्छा, फोन पर बात जरूर करना। करोगे न? पाखी रुद्रांश से कहती हैं। अच्छा, अपनी आंखें बंद करो। देखो, चीटिंग नहीं। और ये अपनी दोनों आंख बंद करो। अब हाथ आगे करो। रुद्रांश पाखी से कहता है। अब आंखें खोलो। ये तो बहुत सुंदर है दोस्त। मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगी। पाखी मुस्कुराते हुए कहती है। अच्छा लाओ मैं पहना दूं। कहते हुए रुद्रांश पाखी को एक बहुत ही सुंदर ब्रेसलेट पहना देता है। ऐसा ही एक ब्रेसलेट रुद्रांश ने भी पहना था। अरे वाह दोस्त, हम दोनों के ब्रेसलेट तो बिल्कुल एक जैसे हैं। दोस्त जब भी मुझे डर लगेगा और आपकी भी याद आएगी न तो ये ब्रेसलेट देखिया करूंगी। तो फिर मुझे डर नहीं लगेगा। पाखी भोलेपन से कहती है। अभी रुद्रांश के हाथ में पाखी का हाथ था ही कि पाखी अब चलो। कहते हुए हॉस्टल की वार्डन पाखी को ले जाती है और रुद्रांश के हाथ से पाखी का हाथ फिसलता चला जाता है। रुद्रांश पाखी को जाते हुए देर तक तब तक देखता रहा जब तक कि वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। चले बेटा। अचानक गायत्री जी की आवाज से रुद्रांश का ध्यान टूटता है। हाँ हाँ पाखी, मेरा मतलब माँ चलिए हॉस्टल में। पाखी ये तुम्हारा सारा सामान रूम में शिफ्ट कर दिया है, एक बार चेक कर लो। और हाँ किसी भी चीज की दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताना। और हाँ अभी तुम्हारी रूममेट अपने होम टाउन गई है, 4-5 दिन में आ जाएगी। ओके, तब तक अकेले ही रहना होगा और रात में रूम का गेट अच्छे से बंद कर लेना। कहकर वार्डन चली जाती है। पाखी अपने रूम को देख रही थी। अगले कुछ सालों तक ये रूम ही पाखी की दुनिया होने वाला था। अचानक पाखी को बहुत तेज रोना आता है। उसके रोने की आवाज सुनकर बगल वाले रूम से एक लड़की पाखी के पास आती है। लगता है तुम नई हो इस हॉस्टल में तभी इतना रो रही हो। अभी बुरा लगेगा बट फिर आदत हो जाएगी। वैसे मेरा नाम पंखुड़ी है और तुम्हारा क्या नाम है? पाखी रोते हुए पाखी कहती है। वाह, कितना प्यारा नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। पंखुड़ी कहती है। दोस्त बनोगी मेरी, मुझसे दोस्ती करोगी? पंखुड़ी कहती है। पंखुड़ी की बात सुनकर पाखी को रुद्रांश की याद आ जाती है। रुद्रांश ने भी पाखी से ऐसे ही तो दोस्ती की थी। अभी पाखी कुछ कहने ही वाली थी कि पंखुड़ी तुम्हारा फोन है। वार्डन कहती है। अच्छा मैं बाद में आती हूं। कहकर पंखुड़ी चली जाती है। रात का खाना पंखुड़ी और पाखी साथ साथ खाती है। दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हो रही है। पंखुड़ी से बात करके पाखी की भी अच्छा लग रहा था। रात के समय ओके पाखी, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम कहकर पंखुड़ी अपने रूम में चली जाती है। पर पाखी को नींद नहीं आ रही थी। उसे अकेले डर लग रहा था। पाखी को अब सबकी याद आ रही थी। तभी पाखी की नजर अपने हाथ के ब्रेसलेट पर पड़ती है तो उस ब्रेसलेट को देखकर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो रोते रोते ही सो जाती है। रुद्रांश और गायत्री जी जब घर वापस पहुंचते हैं तो उन्हें पाखी की बहुत याद आती है। घर कितना खाली खाली लग रहा है। पाखी के बिना रुद्रांश नानी से कहता है। नानी आज मैं आपके कमरे में ही सो जाऊं। रुद्रांश कहता है। अरे मेरा बच्चा, ये भी कोई कहने की बात है।
मुझे भी अच्छा लगेगा। वैसे भी पाखी के बिना नींद तो आने से रही। कम से कम दोनों नानी और नाती मिलकर बातें करते करते सो जाएंगे। पाखी ई। रुद्रांश जोर से चिल्लाता हुआ उठता है। उसका सारा शरीर पसीने में भीगा हुआ है। क्या हुआ रुद्रांश? कोई डरावना सपना देखा क्या? नानी उठते हुए पूछती हैं। नानी, पाखी जरूर किसी मुसीबत में है। रुद्रांश कहता है। रुद्रांश, ये तुम्हारा वहम है बेटा। अभी तो पाखी सो रही होगी। सुबह बात करेंगे न। तू अभी सो जा। नानी कहती है। नहीं नानी, सच में पाखी किसी मुसीबत में जरूर है। मैं अभी प्रिंसिपल अंकल को फोन करता हूं। रुद्रांश कहता है। रुद्रांश बेटा, रात के 3 बज रहे हैं। नानी कहती हैं। इधर पाखी पसीना पसीना हो रही थी। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। पाखी के सामने एक काला सांप लहरा रहा था। सांप धीरे धीरे पाखी की ओर बढ़ रहा था। दोस्त, बचाओ, जल्दी आओ। अचानक पाखी जोर से चिल्लाकर बेहोश हो जाती है। हेलो। हाँ इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला मेरी भतीजी का? शुभ थाने में फोन करके पूछता है। भतीजी? कौन भतीजी? उधर से फोन पर आवाज आती है। मेरा मतलब पाखी का, जिसकी रिपोर्ट हमने अभी थोड़े समय पहले लिखवाई थी। शुभ कहता है। अरे भाई, मिल जाएगी तो बता देंगे। हम थोड़ी न रख लेंगे तुम्हारी भतीजी। खुद तो संभाल कर अपने बच्चों को रखते नहीं हो, और फिर हमारे कान खाते हो। और ये बार बार फोन करना बंद करो। उधर से बहुत ही रूखे सुर में जवाब आया और फोन कट गया। कहाँ ढूंढें पाखी? बस बेटा, सिर्फ एक बार मिल जाओ। वादा करता हूं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। शुभ रोते हुए कहता है। अरे बहना, तू कब तक यूं उदास बैठी रहेगी? और रही बात जीजा की, तो बहना चिंता मत कर, उन्हें तो मैं देख लूंगा। और फिर तुझे तो मालूम है न, गगन से तो गगन भी डरे हैं। गगन ममता से कहता है। का रे पिंटू, उस चिड़िया का कुछ पता चला? गगन फोन पर पूछता है। ससुरी जमीन निगल गई या आसमान खा गया? गगन खुद ही अपने से बड़बड़ता है। ये पाखी को होश क्यों नहीं आ रहा है? रुद्रांश कहता है। देखिए, जहर तो हमने निकाल दिया है, पर क्या? रुद्रांश पूछता है। अगले 24 घंटे पेशेंट के लिए क्रिटिकल हैं, कहते हैं, और चले जाते हैं। ये सुनकर गायत्री देवी टेंशन में आ जाती हैं। रुद्रांश, रुद्रांश, अरे ये कहाँ चला गया? गायत्री देवी रुद्रांश को खोजती हैं। प्लीज, सिर्फ एक बार मुझे पाखी के पास जाने दीजिए। रुद्रांश से कहता है। नो मिस्टर रुद्रांश, पेशेंट अभी होश में नहीं है, कंडीशन क्रिटिकल है। हम आपको बिल्कुल भी परमिशन नहीं दे सकते हैं। रुद्रांश से कहता है। प्लीज, आप मना मत कीजिए। मुझे सिर्फ एक बार पाखी से मिलने दीजिए। रुद्रांश कहता है। नो का मतलब नहीं होता है। और आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? ने बोला। जाने दो उसे, मिल लेने दो। खन्ना ने कहा, जो कि सीनियर और इस मेडिकल कॉलेज के होद भी थे और रुद्रांश के पापा के जानने वालों में से भी थे। पर सर, जूनियर कहता है। पर खन्ना इशारा कर देते हैं। अरे आ गए आप दोनों।
सामने से नानी और मिस्टर सिंघानिया को आता देख गायत्री देवी कहती हैं, कैसे नहीं आता गायत्री? और जब बात हमारे बच्चों की हो तो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मेरी डॉ खन्ना से बात हो चुकी है, तुम चिंता मत करो, सब सही होगा। और ये रुद्रांश नहीं दिख रहा? मिस्टर सिंघानिया पूछते हैं। उसी को तो मैं देख रही हूं, जाने कहां चला गया ये लड़का। कभी कभी तो डर लगता है। रुद्रांश पाखी को लेकर बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है। गायत्री देवी कहती है, पाखी, पाखी, आंख खोलो। पाखी, तुम ऐसे मुझसे बात करना नहीं छोड़ सकती हो? पाखी। रुद्रांश आईसीयू में पाखी के पास बैठा पाखी से कहता है, और पाखी बेहोश लेटी है। मुरझाया चेहरा, सफेद पड़ चुके होंठ और इतनी सारी मशीनों से घिरा उसका शरीर देखकर रुद्रांश का कलेजा बैठ गया। पाखी, अपने दोस्त से बात नहीं करोगी? रुद्रांश पाखी से कहता है, पाखी, अब मैं तुम्हें अपने से कभी भी दूर नहीं होने दूंगा। बस एक बार, सिर्फ एक बार मेरे लिए अपनी आंख खोल दो पाखी। इतना कहकर रुद्रांश पाखी का हाथ अपने हाथ में ले लेता है और आंख बंद कर लेता है। रुद्रांश की आंख से निकलते हुए आंसू पाखी की उंगलियों पर गिरते हैं, जिससे पाखी की उंगलियों में हरकत होने लगती है। जैसे ही रुद्रांश को ये महसूस होता है तो वो अपनी आंखें खोल देता है और देखता है कि पाखी के सारे शरीर में धीरे धीरे हरकत होनी शुरू हो गई है। और फिर, दोस्त, पाखी बहुत ही धीरे से कहती है। ये देखकर रुद्रांश अपने आंसू पोंछ लेता है। तुमने तो डरा ही दिया था पाखी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे इस दोस्त का क्या होता? अचानक पाखी की सांसें बहुत तेज तेज चलने लगती हैं। डॉ रुद्रांश जोर से चिल्लाता है। रुद्रांश की आवाज सुनकर सब उसी ओर दौड़ते हैं। डॉ पाखी। रुद्रांश की आवाज रुंध जाती है। डॉ जल्दी से पाखी को देखते हैं और उसे एक इंजेक्शन देते हैं, जिसके असर से पाखी पर बेहोशी सी छा जाती है और रुद्रांश को रूम से बाहर भेज देते हैं। सामने नानी को देखकर रुद्रांश अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है और नानी के गले से लग जाता है। मिस्टर सिंघानिया रुद्रांश के कंधे को थपथपाते हैं और उसे चिंता न करने के लिए कहते हैं। लगभग 1 घंटे बाद, मिस्टर सिंघानिया, अब चिंता की कोई बात नहीं है। पाखी की बॉडी अब रेस्पॉन्ड कर रही है और रिकवर हो रही है और पाखी को होश आ गया है, डॉ खन्ना कहते हैं। सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और सब लोग राहत की सांस लेते हैं। तो हम उससे मिल सकते हैं? नानी पूछती हैं। हाँ, लेकिन एक एक से। बस भीड़ मत कीजिएगा और पेशेंट से कम बात कीजिएगा। ओके, कहकर डॉ खन्ना चले जाते हैं। फ्लैशबैक। नानी, मैं प्रिंसिपल अंकल को फोन लगाता हूं। मेरा मन नहीं मान रहा है। रुद्रांश नानी के समझाने पर भी नहीं मानता है और फोन लगा देता है। सौभाग्य से फोन उठ भी जाता है। रुद्रांश उन्हें सारी बात बताता है और पाखी से बात करने के लिए कहता है। और प्रिंसिपल वार्डन को फोन लगाकर कहते हैं पाखी को देखने के लिए। लेकिन तब तक देर हो जाती है। सांप पाखी को डस चुका होता है। उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है और ये बात जब रुद्रांश को पता चलती है तो वो और गायत्री जी तुरंत ही देहरादून के लिए निकलते हैं। लगभग 1 हफ्ते बाद पाखी डिस्चार्ज होकर वापस सिंघानिया विला आ जाती।
है। रुद्रांश खुद पाखी की दवाइयों और उसके खाने का ध्यान रखता है और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी देखता है। रुद्रांश के भी एग्जाम आने वाले हैं और वो पाखी के कमरे में ही अपनी पढ़ाई करता था। नानी ही पाखी के साथ सोती थी। वो ही पाखी को नहलाना धुलाना करती थी क्योंकि पाखी के शरीर में अभी भी कमजोरी थी। माँ, आपको याद है न, हमें आज गोद भराई के फंक्शन में जाना है मिस्टर मल्होत्रा के यहाँ। उनके बेटे की शादी में तो नहीं जा पाए थे, पर उनकी बहू की गोद भराई में जाना पड़ेगा वरना वो बहुत बुरा मान जाएंगे। और उन्होंने तो आपको और रुद्रांश को स्पेशली बुलाया है। अब पाखी को कैसे अकेला छोड़ के जाएं? अभी गायत्री जी कह ही रही थी कि रुद्रांश आते हुए बोला, मम्मी आप सब चले जाओ और पाखी के पास मैं रुकूंगा। वैसे भी मेरे एग्जाम शुरू हो रहे हैं तो मैं वैसे ही नहीं जाता। पक्का बेटा, पक्का मम्मी। नानी, गायत्री देवी और मिस्टर सिंघानिया चले जाते हैं। रुद्रांश पाखी को खाना खिलाकर और दवाइयां देकर सुला देता है और अपनी पढ़ाई करता है। अचानक पाखी के पेट में बहुत ही तेज दर्द शुरू हो जाता है। तो वो बाथरूम में जाती है तो देखती है कि उसका लोअर पूरा का पूरा ब्लड से लाल हो जाता है। पाखी ये देखकर डर जाती है और वो रुद्रांश को आवाज लगाती है, दोस्त देखो न ये क्या हुआ है। और मेरा पेट भी बहुत जोर से दर्द कर रहा है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कहकर पाखी रुद्रांश की बाहों में झूल जाती है। रुद्रांश समझ जाता है कि पाखी को क्या हुआ है, पर वो पाखी को कैसे समझाए ये उसकी भी समझ में नहीं आता है। घर पर मम्मी और नानी भी नहीं है, उन्हें आने में भी टाइम लगेगा। मम्मी को फोन लगा लेता हूँ सोचकर रुद्रांश पहले पाखी को बिस्तर पर लिटाता है, फिर गायत्री जी को फोन करता है, लेकिन फोन कवरेज एरिया से बाहर जाता है और नानी का भी फोन कवरेज एरिया से बाहर जाता है। इधर पाखी का पेट दर्द बढ़ता जा रहा था और ये पेट दर्द उसकी सहन शक्ति से बाहर हो रहा था। दरअसल पाखी के पीरियड स्टार्ट हो चुके थे। ये बात रुद्रांश तो समझ गया था, पर पाखी, दोस्त बहुत दर्द हो रहा है, पाखी कहती है तो रुद्रांश एक बार फिर नानी का फोन ट्राई करता है। पाखी की हालत दर्द के मारे खराब हो रही थी। रुद्रांश समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करे। रुद्रांश दोबारा नानी का फोन ट्राई करता है, लेकिन इस बार फोन लग जाता है। हेलो नानी। हेलो रुद्रांश, हाँ बेटा बोलो नानी। वो नानी, नानी मेरा मतलब पाखी, उसका पेट बहुत ही दर्द कर रहा है। मतलब बहुत दर्द, नॉर्मल वाला नहीं। नानी, रुद्रांश अचकचाकर बोलता है। नानी सब समझ जाती है। वो रुद्रांश को कुछ समझाने वाली होती है कि अचानक हेलो हेलो। अब नानी का फोन क्यों कट गया और दोबारा भी नहीं लग रहा है। अब पाखी को कैसे समझाऊं? तभी रुद्रांश के दिमाग में एक आइडिया आता है। पहले तो वो पाखी को एक पेनकिलर देता है और फिर यूट्यूब पर पीरियड्स से रिलेटेड वीडियो पाखी को दिखाता है। रुद्रांश को याद आता है कि उसने गायत्री देवी के रूम में उनकी अलमारी में सैनिटरी पैड्स का पैकेट देखा है। तो वो फिर गायत्री देवी के रूम में से उनकी अलमारी से सैनिटरी पैड का पैकेट निकालकर पाखी को देता है और पाखी से कहता है, पाखी इस वीडियो में जैसा जैसा दिखा रहे हैं वैसे ही तुम करो। और पाखी को रुद्रांश बाथरूम में उसके नए कपड़े देकर भेज देता है। रुद्रांश अभी अपनी चेयर पर बैठा ही था कि फोन बजता है। हेलो नानी। ये फोन कैसे कट गया था? अभी रुद्रांश आगे कुछ कहता कि नानी की घबराई सी आवाज सुनकर कैसे हुआ नानी। और फोन रुद्रांश के हाथ से छूट जाता है। न्यू लाइफ हॉस्पिटल। अब मम्मी और पापा कैसे हैं?
रुद्रांश बेटा, मिस्टर सिंघानिया को हम बचा नहीं पाए हैं। और क्या वो मिसेस सिंघानिया? क्या हुआ मम्मी को? रुद्रांश ने विचलित होते हुए पूछा। वो कोमा में जा चुकी हैं। सुनकर रुद्रांश वहीं रखी बेंच पर धम्म से बैठ जाता है। फ्लैशबैक। उस रात जब रुद्रांश अपनी नानी से बात कर रहा था तो एकदम से फोन कट गया था। दरअसल एक बहुत तेजी से आते हुए ट्रक से मिस्टर सिंघानिया की गाड़ी टकरा जाती है और उस ट्रक का भी बैलेंस बिगड़ गया था, जिससे वो भी खाई में गिर गया। कार में मिस्टर सिंघानिया आगे बैठे थे और ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा था। मिसेस सिंघानिया और नानी पीछे की सीट पर थी। ड्राइवर ऑन दी स्पॉट ही खत्म गया था। नानी को कम चोटें आई थी, लेकिन मिस्टर और मिसेस सिंघानिया गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मिस्टर सिंघानिया की तेरवी के बाद रुद्रांश के सामने कई चुनौतियां आ गई थी। नानी मजबूती के साथ रुद्रांश का हाथ थामे रही थी। ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी रुद्रांश की नानी, लेकिन रुद्रांश को लगातार हिम्मत दे रही थीं। मिस्टर सिंघानिया का देश विदेश दोनों जगह काफी बड़ा बिजनेस फैला हुआ था, जिसकी जिम्मेदारी अब रुद्रांश के कंधों पर आ गई थी। हालांकि रुद्रांश एमबीए का स्टूडेंट है, पर उम्र अभी 18 साल ही है। रुद्रांश को अपनी पढ़ाई के साथ साथ अब अपने पापा का भी बिजनेस देखना था। हालांकि रुद्रांश अपने पापा के साथ कई बार उनकी फॉरेन मीटिंग में उनके साथ जा चुका था, पर इस समय अकेला ही था। नानी, आपने बुलाया? हाँ बेटा, तुझसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो नानी, रुद्रांश कहता है। रुद्रांश, गायत्री अभी कोमा में है। उसकी भी देखभाल की बड़ी जिम्मेदारी है और अभी तू भी बहुत बिजी है, तो मैं सोच रही थी कि पाखी को वापस हॉस्टल भेज दिया जाए। रुद्रांश, ये पाखी के भले के लिए ही मैं कह रही हूं। यहां हम पाखी पर उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। बोलकर नानी चुप हो जाती हैं। नानी की बात सुनकर रुद्रांश सोच में पड़ जाता है। आखिर नानी भी सही कह रही थीं। कितनी सारी चीजें बदल गई थीं। पापा रहे नहीं तो पूरे बिजनेस की जिम्मेदारी, पढ़ाई, मम्मी का कोमा में जाना। आखिर इतनी चीजों के बीच वो पाखी को कैसे देख पाएगा? और फिर पाखी के भी तो फ्यूचर का सवाल था। यही सब सोच के रुद्रांश अपने जी को कड़ा करके पाखी को हॉस्टल भेजने का निर्णय लेता है। हॉस्टल में? दोस्त, मुझे नहीं जाना, प्लीज मत भेजो। मुझे आपके पास ही रहना है। वहां हॉस्टल में डर लगता है। पाखी रुद्रांश का हाथ ही नहीं छोड़ रही थी। ये तो रुद्रांश का ही जी जानता था कि वो कैसे पाखी को अपने से दूर कर रहा है। जब पाखी बहुत जिद करती है और रुद्रांश का हाथ भी नहीं छोड़ती है, तो रुद्रांश बेबसी में पाखी को एक थप्पड़ मार देता है। उस समय रुद्रांश को ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे किसी ने उसका कलेजा काट दिया हो। पाखी, अगर तुम ऐसे ही रोओगी और जिद करोगी तो मैं तुमसे बहुत गुस्सा हो जाऊंगा और कभी भी बात नहीं करूंगा। पाखी ने पहली बार रुद्रांश का ये रूप देखा था तो वो सहम गई। ठीक है दोस्त, आप जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूंगी, पर आप मुझसे गुस्सा मत होना। मैं यहां हॉस्टल में भी रह लूंगी। रुद्रांश को भी बहुत तेज रोना आ रहा था, पर वो पाखी के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहता था। इसलिए वो अपनी आंखों पर गॉगल चढ़ा लेता है और पाखी को वार्डन के साथ भेज देता है और उसे जाते हुए तब तक देखता है जब तक पाखी दिखना बंद नहीं हो जाती है। पाखी के ओझल होते ही रुद्रांश नानी के कंधे पर फूट फूट कर रोता है और नानी की भी आंखें भर आती हैं। प्रिंसिपल बेटा, हम अपनी जान यहां छोड़े जा रहे हैं। बेटा, पाखी का ध्यान रखना, नानी कहती हैं। शुभ, पाखी की कुछ खबर मिली?
वकील साहब पूछते हैं। बदले में शुभ अपनी गर्दन नीची कर लेता है। शुभ, मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं और हो सकता है कि मुझे कुछ समय लग जाए, लेकिन तुम्हें जैसे ही कुछ खबर मिले तो तुम तुरंत ही इन्फॉर्म करना। मैं भी अपनी तरफ से पाखी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। कहकर वकील साहब चले जाते हैं। इधर गगन भी अपने आदमी चारों ओर लगा देता है पाखी को ढूंढने में। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सभी को बता देना चाहता हूं कि मैं थोड़ा मुहर्रम में बिजी था, इसलिए कहानी नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब से कहानी दिल्ली आप सभी को देखने को मिलने वाला है।